जो रह गए उनका सबका सम्मान करेंगे, सबको सम्मानित करेंगे। मुख्य अतिथि जी को हम सुन लें, लेकिन उससे पहले एक हम गिल साहब को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो स्टेज पे आए और उसके लिए गिल साहब प्लीज, हमारे मुख्य वक्ता है, हम इनको सुनेंगे। अशोक शर्मा जी हैं, अशोक शर्मा जी से कहेंगे आप आके इनका स्वागत। अशोक शर्मा जी हमारे सलाहकार समिति के प्रमुख हैं, अशोक शर्मा जी, क्योंकि अशोक ही है इसलिए बोलना पड़ा। तो सबसे जो पता नहीं कौन से स्टेज पे आओ। अशोक और सुरेंद्र झोल में सबसे ज्यादा बैठे हुए हैं अशोक शर्मा जी। राज साहब के बाद में बुलाएंगे, राज साहब भी दूसरे प्रदेश, दूसरे पंजाब बहुत बड़ा है ना, जोरदार तालियां होनी चाहिए। अब आप राज साहब, गिल साहब 2 मिनट रुकेंगे प्लीज, आप भी हमारे पार्ट में हैं। मैं राज साहब को भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, राज साहब आए। और शोरान साहब हमारे हरियाणा के वर्किंग प्रेसिडेंट है, लेकिन काम थोड़ा कम करते हैं, निजी होते हैं, राजनीतिक हैं। तो शोरान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा वो आए और राज साहब का सम्मान करें। राज साहब आ गए। हमारे सुनील भाई भीलवाड़ा से आए हुए हैं, तो राकेश आपने कर दिया था ना, चलो अभी दोनों टीम को बुला, भीलवाड़ा टीम। तो हमारे हरदेव जी केवल एक ही बात पूछते हैं, बताइए मुझे क्या करना है। आइए सर। हम सहयोग के लिए 5,000 रुपये मांगते हैं, 20,000 रुपये देते हैं ऐसी शख्सियत को। मैं राकेश धनाना को रिक्वेस्ट करूंगा कि आए और हरदेव जी को सम्मानित करें। जोरदार तालियां हरदेव जी को दीजिए। आप आइए। हरदेव जी के बारे में बताना चाहूंगा, जैसा ये नॉर्थ ईस्ट के प्रभारी हैं, जहां पर ये जितने भी अफेयर होते हैं ना, वहां पर गाड़ियों को छुड़वाते हैं अपनी जान पर खेल के। और ये केवली बहन जी इनकी मिसेज है, ये कपल है, और ये इनसे भी ज्यादा पावरफुल है। ये भाषा तो इनकी हमारी समझ में नहीं आती, लेकिन हमारी भाषा में बहुत ही साले को मार ऐसे बात समझ में नहीं आएगी। ऐसा है ना जी, ऐसे लड़ाकू हैं ये, बहुत काम करती हैं। इन्होंने अपने पैसे से, वहां पर कोई पुल टूट गया था इसी के साथ, अपने पैसे से वो सड़क बनवा दी थी जितने रोड में टूटा था, अपने पैसे से। ऐसी शख्सियत है हमारे पास, पैसे की कमी नहीं है, सम्मान नहीं है। तो मणिपुर इम्फाल अंजू बहन जी घर में खाना बनाती थी। भगवान को कुछ ऐसी चीजें होती है जो मंजूर होती है, प्रारब्ध का खेल होता है, कोई रोक नहीं सकता। हमारे शर्मा जी की डेथ हो गई, तो सोचा बच्चों को कैसे पालेंगे, क्योंकि ऐसा सिस्टम होता है। बहन जी ने कहा जो होगा परमात्मा ने देखा, ये खुद ऑफिस में जान के बैठने लगी। और आज सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट में फेमस है, पैसा भी देती है, सहयोग भी करती है, और सबसे बड़ी बात ईमानदार है, जो कहती है वो करती है, नहीं तो काम नहीं करेगी। ऐसी बहन जी का हम स्वागत करते हैं। हेलो, मैं अनिल जी को कह रहा हूँ, पता नहीं मैं आदरणीय चीफ गेस्ट साहब से निवेदन करवा आए और अपने सुनील कुमार जी फोटो देने। हाँ, फोटो देने। थोड़ा सा पोज दो सर, केके जी।
सेठी साहब आप अपना स्थान ग्रहण करिए। अग्रवाल, अरे शर्मा जी आने तो दो उनको भी, जाओ आगे। हाँ आ गए वो भी आ गए। एसपी गुप्ता आदरणीय मुख्य अतिथि साहब, हमारे इसी के साथ कम सुनने को मिलता होगा। एक 70 बच्चों की माँ हमारे बीच में बैठी हुई है, सुनील शर्मा, उनकी बिटिया है। आप भी देख सकते हो 70 बच्चों की माँ, उम्र महज 38 साल है। दिव्यांग बच्चों का स्कूल चलाती हैं। जो माँ बाप बच्चों को पैदा करते हैं, कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है, ऐसी सर्कम ट्रांजेक्शन आ जाती है कि उनको पालने में असमर्थ होते हैं और वो सोचते हैं भगवान कैसे भी पीछा छुड़ाए। ऐसे बच्चों को पालने वाली 70 बच्चों को आस्था स्कूल की मालिक है। ऐसे असाई बच्चों को पाल रही है, 70 बच्चे हैं साहब के पास और बहुत मेहनती है। उनकी बिटिया है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वो आए और अपने मुख्य अतिथि और हमारे अतिथिगण का तिलक लगाकर सम्मान करें। उसके साथ साथ हमारे कुछ महत्वपूर्ण साथी, यहीं से चले जाओ कोई बात नहीं, हमारे कुछ महत्वपूर्ण साथी, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है इसमें सभी तरह के लोग होते हैं। इस संगठन के सबसे पहले आगे देने वाले 17 नमस्कार, प्रणाम साथियों। सेठी साहब जो मंच पर विराजमान है, आपका रिक्वेस्ट आई थी, शर्मा जी की रिक्वेस्ट थी कि आप इस प्रोग्राम में शामिल हों। दूसरा माइक दे देंगे हाथ वाला। कल मैंने किताब लिखी है, नया कानून आया है 1 जुलाई 2024 से, वो आपसे संबंधित है। मैं भी बताऊंगा वो आपसे क्या संबंध रखता है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उस कानून में आपको जरूर जाननी चाहिए कि उस कानून में ट्रांसपोर्टर के लिए क्या है, ड्राइवर के लिए क्या कानूनी प्रोविजन किए गए। पहले मैं आपको आपकी शक्ति का आभास कराता हूं। जो जज साहब ने बात कही, सुनील अग्रवाल साहब ने, आपके अंदर वो मजबूती यदि आ गई तो ये सरकार और कानून बिल्कुल न्याय सम्मत, जिसकी आपकी डिमांड है, बड़ी जेन्युइन डिमांड है। मेरी पूरी जिंदगी इस दिल्ली पुलिस के अंदर निकली है और खास तौर से नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर मैंने बड़े बड़े किसान आंदोलन, ट्रांसपोर्टर्स के आंदोलन, टैक्सी ड्राइवर के आंदोलन और ऑटो वालों के आंदोलन, तमाम तरह की चीजें देखी हैं। और बहुत कई बार वाजिब डिमांड होती है। यदि आप मेरी बात को एग्री करेंगे तो अभी जो नए कानून जिनकी मैं बता रहा हूँ उसमें ऐसे प्रोविजन किए गए थे जो बड़े ड्रैकोनियन थे। यदि किसी ड्राइवर से फैटल एक्सीडेंट हो जाए तो गलती चाहे उसकी हो या ना हो, उसको बेल देने का प्रोविजन नहीं था। ये ट्रांसपोर्टर की ही ताकत थी कि जिन्होंने हंगामा किया दिल्ली शहर के अंदर कि ये कानून लागू नहीं होने चाहिए। अब उन कानूनों को रोक दिया गया टेम्परेरी। तालियां बजाइए। इस बात का एहसास नहीं है। तो जब भी ट्रांसपोर्ट शहर के अंदर देखे हैं तो सरकार ने उनकी बात को सुना है और इम्प्लीमेंट भी किया है। अब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पर आता हूँ, कानून की बात बाद में करूंगा आपसे। मेरा जन्म आगरा में हुआ है। मेरी गली के अंदर एक सरदारी लाल बाजवा एक ट्रांसपोर्टर रहते थे जो बहुत ही रईस ट्रांसपोर्टर थे और यूपी के बड़े प्रभावशाली व्यक्ति थे। उनके भट्टे थे, ट्रक थे और बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे, पूजा पाठ करना, तमाम चीजें करना। जैसा अभी शर्मा जी ने बताया कि ट्रांसपोर्टर्स की एक इमेज होती है और एक प्रॉपर्टी डीलर की। यार ये तो ट्रांसपोर्ट डीलर है, अरे यार बेकार काम में होगा, शराब पीता होगा, उल्टे सीधे काम होंगे इसके, पता नहीं क्या क्या बेरोजगारी करता होगा, धर्म को मानता होगा, नहीं मानता होगा। ट्रांसपोर्टर का तो काम ही ऐसा होता है, उल्टा ही काम होता है। ये जो इमेज बनी हुई है ये मैं आपको बताता हूँ अपने पर्सनल संस्करण से। एक एसीपी थे सरदार जी महेंद्र सिंह सप्रा, मेरे बॉस थे।
तो मेरी जो दिल्ली में सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टर्स का हब कभी होता था वो रोशनारा रोड होता था, अब संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर हो गया है। लाहौरी गेट एक थाना है, वहां मेरी पोस्टिंग रही है, तो मेरा ट्रांसपोर्टर्स के साथ बहुत आना जाना रहा है। तो जब रिश्ते की बात आई तो सारी बात ठीक थी, बहुत बड़े ट्रांसपोर्टर थे, मैं नाम नहीं ले सकता, जैसे दिल्ली में पटियाला ट्रांसपोर्टर्स हैं, जयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्टर्स हैं, बहुत बड़े लेवल के ट्रांसपोर्टर्स थे। तो ये इसलिए सरदार जी ने इसलिए मना करते, कहना वीरभूषण यार ये ट्रांसपोर्टर आदमी है, पता नहीं कैसे आदमी है, और इसका ये आगे बात ही नहीं बढ़ पाई। तो आप सोचोगे ये एक माइंडसेट सोसाइटी का है कि ट्रांसपोर्टर है या प्रॉपर्टी डीलर है तो गलत ही होगा, बिल्कुल ये सोच के माना जाता है, और ये बिल्कुल गलत एक सोच है जो दिमाग में बैठा दी गई है या हालात के हिसाब से बैठ गई है। बड़े अच्छे ट्रांसपोर्टर्स हैं, समाज की सेवा करते हैं। जज साहब ने बहुत सारी बातें बताई कि ट्रांसपोर्टर्स का बड़ा योगदान है, केवल इंडिया में नहीं, मैं पूरे दुनिया की बात कर रहा हूँ। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, कहीं भी आप देखेंगे ट्रांसपोर्टर्स का वहां की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा योगदान होता है। अब मैं आता हूँ, मैं रहने वाला उत्तर प्रदेश का हूँ और बुलंदशहर में, अब ग्रेटर नोएडा हो गया, वहां का रहने वाला हूँ। बहुत सारे मेरे कुछ सुनाता भाटी हैं, गुजर हैं, नागर हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। बहुत सारी दिक्कतें, परेशानियां हैं। आपने देखा अभी बहुत सारे जो मेजर एक्सीडेंट हुए, रोड पर एक्सीडेंट हुए, हालांकि ट्रांसपोर्टर्स के नहीं थे। पूना में बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, तो वो ट्रांसपोर्ट से नहीं थे, परंतु कहीं ना कहीं हमारी जो जीवन की जो ट्रैफिक रूल्स हैं की वायलेशन होती रहती है। हमारे ड्राइवर करते हैं, कई बार दूसरे आकर लोग ट्रांसपोर्टर्स को परेशान करते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं, हालात ऐसे पैदा करते हैं कि ट्रांसपोर्टर्स के पास में कोई सहारा नहीं होता। किसके पास जाए, वकील के पास जाए, पुलिस के पास जाए। पुलिस वाला भी ट्रांसपोर्टर्स को सोचता है कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला करके आया होगा तभी ये यहाँ आ गया। मेरी पोस्टिंग लाहौरी गेट थाने में थी। मैं ऐसे ट्रांसपोर्टर्स को जानता हूँ जो इतने नियम वाले थे कि नुकसान हो रहा है, हो जाने दो, गलत काम नहीं करना। मेरे ड्राइवर ने गलती की है, उसको लिया गया कि थाने में पेश करो, क्योंकि ये बेलेबल ऑफेंस है, इसमें जाते ही बेल हो जाती है, बेल हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ट्रांसपोर्टर्स की जो परेशानियां हैं, वो पुरानी ये कहावत है ना, जो जाके पैर न फटे विवाही हो क्या जाने पीर पर आई। तो ट्रांसपोर्टर्स की परेशानियां वो समझ सकता है जो ट्रांसपोर्टर्स को नजदीक से जानता है। अब मेरे बहुत अच्छे बड़े बड़े दोस्त जो हैं दिल्ली के, बहुत बड़े ट्रांसपोर्टर्स हैं। यदि मुझे आज कोई बस या ट्रक की जरूरत पड़ जाए तो मुझे ये भी नहीं कहना पड़ता कि कब चाहिए, कहाँ चाहिए, वो ट्रक आके बस आके खड़ा हो जाएगा। एक बहुत बड़े बसों का सैकड़ों बसें हैं उनकी। मुझे राम मंदिर अयोध्या जाना था, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, बादल उनके बहुत रईस आदमी थे, जनकपुरी में रहते हैं, बहुत से लोग जानते होंगे। मैंने उनसे ये कहा था कि मुझे एक वॉल्वो बस चाहिए, मुझे अयोध्या मंदिर में अपने साथियों को लेकर जाना जो रिटायर्ड दिल्ली पुलिस के साथ। इतनी बेहतरीन बस भेजी कि मैं मतलब आप बता नहीं सकता आपको। इसके अलावा जब भी मुझे कोई, अभी भी मुझे महाशिवरात्रि पर जाना है महाकुंभ में, मैंने उनको सरदार जी को कहा, सरदार जी मुझे फिर आपकी बस चाहिए। कह रहा सर इस बार एक बस नहीं 2 बस दूंगा आपको। तो ऐसे अच्छे ट्रांसपोर्टर्स भी हैं जो धार्मिक काम भी करते हैं और दान भी करते हैं। मैं जब रिटायरमेंट हुआ तो मेरे कांटेक्ट में बहुत सारे ट्रांसपोर्टर्स थे। उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ कुछ हमारी मदद कीजिए, क्योंकि मैं थाने में जाऊंगा तो मेरा जो रास्ता होगा पुलिस वाले से बहुत ईजी होगा। आपसे चाहे कितने भी आप अच्छे हैं, उसके माइंडसेट में यही रहेगा ट्रांसपोर्टर है, तो जब भी कोई जरूरत होती है तो मैं उनके लिए बिहाफ पर बात करता हूँ। और यहाँ से लेके पूरा इंडिया में मैं ट्रैवल करता हूँ, बॉम्बे, कलकत्ता, तेलंगाना, जहाँ भी उनकी जरूरत होती है, परेशानी होती है। अभी बैठे हुए सेठी जी, आपकी कंपनी है ईस्ट इंडिया ट्रांसपोर्ट कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी है, और इनके मालिक है मिस्टर लोहिया। वो उन्होंने कहा कि आप हमारी कंपनी के साथ जुड़िए, तो आप कितने पैसे लेंगे। मैंने कहा पैसे के लिए नहीं जुड़ना चाहता, आपने मुझे कहा है कि आप मेरे लिए काम करेंगे, रिटायर्ड हो गए हैं और हमारी जेन्युइन जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए आप हमारी मदद करें। मैंने कहा ठीक है, एग्रीमेंट में क्या एग्रीमेंट हो गया, आपने कह दिया। तो ये जितना मतलब मैं सोच रहा था उससे ज्यादा पैसे मेरे हर महीने अकाउंट में अपने आप बिना कहे डालने थे। मैंने कहा घंटा मुझे इतनी जरूरत नहीं है, वाइफ मेरी रिटायर हो गई है, सर्विस में थी, दोबारा नौकरी लग गई है, बेटा मेरा ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है, तो कोई ऐसी मारामारी नहीं है। यहीं पर मेरा ऑफिस है, आप लोगों को पता है, ITO पर मेरा अपना ऑफिस है, दिल्ली पुलिस महासंघ का मैं प्रेसिडेंट हूँ। 3 किताबें इस नए कानून पर लिख चुका हूँ। तो ट्रांसपोर्टर्स की जो लीगल प्रॉब्लम्स हैं उनको मैं एड्रेस करता रहता हूँ, चाहे टेलीविजन पर,
करूं या अखबार के माध्यम से करूं, मैगजीन के माध्यम से करूं, तो ये मेरा आपको रिक्वेस्ट है कि कभी भी कोई किसी ट्रांसपोर्टर की कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, अभी साथ कंपनी का करीब 2.25 करोड़ रुपए का बोकारो से माल निकला और वो चोरी हो गया, कोई पुलिस वाला सुनने को तैयार नहीं, कुछ भी नहीं। अल्टीमेटली मैंने वहां के डीसीपी एसएसपी को कहा कि यदि आप नहीं सुनेंगे मेरी बात तो मैं सीधे आपकी डीएम से कंप्लेंट करूंगा, सीएम से कंप्लेंट करूंगा, आपका जीना भारी कर दूंगा। आप बताइए ट्रांसपोर्टर जाएगा कहाँ? उसमें एफआईआर दर्ज हुई, सारा माल मिला, ट्रक मिला, सब कुछ मिला के बताएंगे भाषण के अंदर। उसके अलावा एक बार और इसका सुपारी का भरा हुआ ट्रक, तो जो करोड़ों रुपए की सुपारी तेलंगाना से निकली थी और दिल्ली आते आते गायब हो गई। अब वो बेचारा कहाँ रिपोर्ट करे? तो अब जो नया कानून आया है उसके अंदर एक प्रोविजन किया गया है 0 एफआईआर का। आप अपनी रिपोर्ट कहीं भी लिखा सकते हैं, किसी भी थाने में जा सकते हैं कि सर मैं यहाँ उतरा हूँ, मैंने देखा कि त्रिपाल कट गया है, तो इसमें से पूरा माल गायब हो गया या आधा माल गायब हो गया, क्योंकि मुझे अभी पता लगा है, मैंने उतर कर देखा है, कृपा करके मेरी एफआईआर लिखें। वो बाउंड है पुलिस अधिकारी कि उसमें उसको एफआईआर करनी ही पड़ेगी, कानून ये कहता है। अब फील्ड में क्या है, क्या स्थिति बनती है, क्योंकि नए कानून आए हैं, सभी सांस रोककर सोच रहे हैं, अदालतें भी सोच रही हैं, इवन जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है उनको भी नया कानून पढ़ना पड़ा है, और मैंने उसमें किताब लिखी है। तो मैंने मेहनत करी है इस फील्ड के अंदर, अपनी चीजों को इकट्ठा किया है कि नए कानून में क्या प्रोविजन है, पुराने में क्या कानून। तो ये जो ट्रांसपोर्टर्स की जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करने के लिए जो भी प्लेटफॉर्म आप, जैसे आपने बनाया हुआ एक संगठन बनाया हुआ है जिससे आपका बैनर लगा हुआ अखिल भारतीय ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, इसके अलावा मैं बहुत सारे ट्रांसपोर्टर्स से जुड़ा हुआ हूँ, परिवार का मेंबर हूँ, उनके शादी ब्याह आना जाना सब कुछ उनके साथ रहता हूँ। तो मैं पर्सनली, चूंकि मैं रिटायर्ड हूँ, मेरे बहुत सारे रिटायर्ड साथी हैं वो आपके साथ जुड़े हुए हैं। आपकी कोई प्रॉब्लम हो, मैं इंडिया नहीं, इंडिया से बाहर भी ट्रैवल करता हूँ, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जहां भी कोई प्रॉब्लम होती है, मैं मेरे से कोई मेरे ट्रांसपोर्टर दोस्त थे, उनका कुछ अमेरिका में प्रॉब्लम होगी, मेरे को कहने लगे सरदार जी थे, सरदार जी मेरे लड़के के साथ अमेरिका में प्रॉब्लम होगी, क्या करूं, मेरे पास तो वीजा भी नहीं है। पैसे वाले आदमी थे, मैंने कहा जी मैं चले जाता हूँ अभी। कहने चले जाओगे? मैंने कहा अभी चले जाऊंगा, आप मेरी टिकट कराओ, अमेरिका का वीजा लगा हुआ, चले गए। वो ताज्जुब से मुझे देखने लगे, कहने लगा मुझे आधे घंटे का टाइम दो, आपका होटल और टिकट कराया था। आधे घंटे बाद करा दिया, अगले दिन मैं फ्लाइट लेके अमेरिका चला गया। उनके एक बेटे की मदद करी, वहाँ एडवोकेट शायद क्या कुछ प्रॉब्लम थी, कानूनी परेशानी थी। तो ये जो आपकी जो ताकत है, अभी हाल ही के अंदर फ्रांस के अंदर ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल की थी, इंटरनेशनल न्यूज बन गई थी। आप इंटरनेशनल न्यूज सुनते हैं, चैनल्स को देखते हैं, न्यूज बन गई। कनाडा और अमेरिका के अंदर जो ट्रांसपोर्टर्स हैं मोस्टली सिख हैं, सिख कम्युनिटी ही सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट की मालिक है कनाडा के अंदर। आज यदि सिख कम्युनिटी कहते हैं कि कनाडा से अमेरिका तक नहीं जाएंगे तो अमेरिका बहुत भारी प्रॉब्लम में आ जाएगा। आपने देखा भी होगा, एक बार हड़ताल करी थी ट्रांसपोर्टर ने, याद है आपको? उसमें कितनी भारी हंगामा हुआ, अमेरिका कनाडा के बीच में कम्युनिकेशन हुआ, उसके बाद में वो सारा मामला सॉर्ट आउट किया गया। तो एक बहुत बड़ी ताकत है, केवल आपको पहचानने की जरूरत है। और कानूनी जहां तक मदद है, मेरा नंबर आप सेठी जी से ले लेना, किसी से ले लेना। आपको किसी भी इंडिया के बारे में कोई जेन्युइन आपकी प्रॉब्लम हो, मैं कहीं से कहीं तक लड़ जाऊंगा। एक बार झारखंड के अंदर गया, झारखंड में परेशानी थी, ट्रांसपोर्टर की बड़ी जेन्युइन प्रॉब्लम थी, पर वो वहाँ के लोकल एमपी थे, तो कहने लगे सर ये काम यहाँ हो नहीं पाएगा। तो मैंने कहा सर मैं वो आदमी हूँ, मैंने जिंदगी भर धरने और प्रदर्शन देखे हैं, पार्लियामेंट एसीपी रहा हूँ, और बड़े बड़े राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह सबको डिटेल किया हुआ है, इंक्लूडिंग केजरीवाल सीएम। मैंने कहा मैं सोनिया, आपके सीएम कांग्रेस के हैं ना, मैं कल सोनिया गांधी के घर पर धरना दे दूंगा। मैंने आप धरना दोगे तो मैं धरना दूंगा नहीं, मैं देने जा रहा हूँ, मैं अकेला बैठ जाऊंगा, जीना वाली कर दूंगा आपका। आपकी जो साहब उनको बता देना कि मामा एमपी थे, कहना कि सर गलती हो गई, ये मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। हो गया सॉर्ट आउट। तो केवल आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, आपको रास्ता पता होना चाहिए कि किस तरह से अपनी लड़ाई लड़नी है। लड़ाई लड़ने के लिए रास्ते बहुत हैं, परंतु केवल और केवल कानूनी रास्ता है जिस पर चलकर आप जीत कर सकते हैं। अभी जंतर मंतर की बात चल रही थी, तो जंतर मंतर पर 26 तारीख में जो आप बात कर रहे थे वो प्रोग्राम नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस दौरान में वहां पर धारा 144 जिसको होती थी अब नई धारा बन गई है, वो लगती है। क्योंकि मैं वहां रहा हूँ, इसलिए उस टाइम पर वहां धरना नहीं हो सकता। कल एक प्रोग्राम किसी को करना था, बहुत बड़ा प्रोग्राम, कहने लगे सर हमें वहां पर प्रोग्राम करना है।
का नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं वहां की कानून व्यवस्था को जानता हूं। क्योंकि अभी पार्लियामेंट सेशन परसों से शुरू हुआ है, 20 दिसंबर के बाद आप प्रोग्राम करिए, मेरी जिम्मेदारी, मैं आपकी परमिशन कराऊंगा, रामलीला ग्राउंड में कराऊंगा, पर उसके लिए तौर तरीके और जो कानून है उसकी मदद लेनी पड़ेगी। क्योंकि मैं कानून से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, जब साहब कानून से जुड़े हुए आदमी हैं, हम कभी भी वो राय नहीं दे सकते जो गलत राय हो और गैर कानूनी हो। यदि कोई जायज मदद के लिए कभी भी जरूरत पड़े, मेरी जरूरत पड़े, 24/7 मैं दरियागंज थाने में मेरा घर है नजदीकी, जहाँ पर आप खड़े हुए हैं, आप आ सकते हैं, मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। मेरे दिल्ली पुलिस के जितने भी रिटायर्ड साथी हैं, अभी कल मेरा प्रोग्राम था, किरण बेदी जी को मैंने बुलाया अपने प्रोग्राम में, दौड़ के आए, इतनी खुश हुई कि मीटिंग बुलाई है। हम लोग महाराष्ट्र से, अदर डिस्ट्रिक्ट से भी आए हैं। बात सिर्फ मेरा इतना रखने का था कि गाड़ी वाले को क्या प्रॉब्लम होता, हम रोड पे चलने लगे हो, और हमको मतलब पता है कि गाड़ी वाले का क्या प्रॉब्लम होता है, ट्रांसपोर्ट वाले का क्या प्रॉब्लम होता है। गाड़ी आज BS6 हो गया है, गाड़ी कई प्रॉब्लम खराब होता है तो 10-10 दिन गाड़ी खड़ा रहता है, और उसका जो महीना आता है, महीना उसका वो के वही रहता है। हम ये चाहते हैं कि भाई जो लेलैंड कंपनी हो गई, टाटा कंपनी हो गई, जो भी जो कंपनी के लोग हैं, आयसर कंपनी, ये लोग तुरंत गाड़ी वाले को हेल्प करें और गाड़ी वाले का जो काम करके वो रवाना हो जाए, क्योंकि उसको कष्ट किस्तें भरने के लिए भी उसको मतलब टाइम बराबर वेस्ट ना होए। हम इसीलिए सबके सामने बात रख के मेरे 2 शब्दों खत्म करता हूँ। जय हिंद। प्लीज आइए। हेलो, भारतीय संस्कृति एवं परंपरा में अतिथि देवो भव प्रिय है। मंच पर विराजमान और मुख्य अतिथि महोदय जी, अखिल भारतीय ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई श्री RK शर्मा जी, भिन्न भिन्न प्रांतों से आए अध्यक्ष, सचिव, संरक्षक महोदय एवं पदाधिकारी, आप सबका मैं यहाँ हरिद्वार से आकर के आपका स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। ये अखिल भारतीय एसोसिएशन, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का जो तीसरा 2 दिवसीय अधिवेशन आज हम लोग मनाने के लिए पहुंचे हैं, इसके लिए मैं भाई RK शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने उत्तर से लेकर पूर्व तक, पश्चिम से लेकर दक्षिण तक पूरे भारत में पूरी यात्रा करके एक एक शहर में जाकर के सभी भाइयों को जगाया है और आज हमको एक मंच पे लाने का अवसर दिया है। इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रांसपोर्ट में जो समस्याएं हैं, कोई इनकी अपनी निजी समस्या नहीं है, उसके बावजूद भी इन्होंने इतना प्रयास किया है, ये बहुत ही हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हेलो, ये पूरे देश में एक कानून है, तो ये 2 स्टेट अपना क्यों अलग से कानून लगाए बैठे हैं? टोल टैक्सों पर भी जो बढ़े हुए जो है वजन को नहीं मान रहे हैं, उसके ऊपर पेनल्टियां लगाई जा रही हैं। तो कई जगह टोल वाले अपनी गुंडागर्दी दिखा रहे हैं, इनके ऊपर हमको सोचना बहुत जरूरी है। ये बहुत सारी समस्याएं हैं जो अपनी सबकी कॉमन समस्या है। मैं तो सभी भाइयों से बोलता हूँ कि वे अपनी एक कॉमन समस्या इकट्ठी करें और जो मेन मुद्दे हैं, जो सबका मुद्दा हो, ऐसी समस्या लेकर के उसके सरकार पे हम प्रोटेस्ट करें, ताकि सरकार को उसके ऊपर सोचना पड़े। और आज जो है हिंदुस्तान में ट्रांसपोर्ट व्यवसाय आर्थिक व्यवस्था में मुख्य भाग निभाता है। भारत आज विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। इस अवस्था में इस बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा योगदान है। इसमें आधुनिक भारत के विकास के लिए ट्रांसपोर्ट की अहम भूमिका रही है। इसकी शक्ति को पहचानने की जरूरत है। हम अपनी शक्ति को नहीं पहचान रहे हैं। हमको अपनी जो है अपनी मांगों को आगे रखना चाहिए और सबके विकास के लिए हमको बात करनी चाहिए। आप सभी जानते हैं ट्रांसपोर्ट व्यवसाय कभी खत्म होने वाला व्यवसाय नहीं है। इसके शुरू को काम करने के तरीके बदलते रहेंगे।
लेकिन आज ट्रांसपोर्ट व्यवसाय बहुत कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है। इसे पार पाने के लिए हमें नई टेक्नोलॉजी का और नए तरीकों को अपडेट के साथ में अपने को अपडेट रखना पड़ेगा। और जो अभी हम लोग अगर नई पीढ़ियां ट्रांसपोर्ट व्यवसाय में क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि हमारी सफलता बढ़ती जा रही है और इसमें मान सम्मान घटता जा रहा है। इसके ऊपर हमको विचार करना चाहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को भी हमको इसमें लेके आना चाहिए हमारी ट्रांसपोर्ट लाइन में। बिहार स्टेट में भी अभी भी 2000 रुपए प्रति गाड़ी का गुंडा टैक्स दिया जा रहा है चेक पोस्ट पे, जबकि सभी जगह खत्म हो गया लगभग। ये हमको इसका भी एक प्रोटेस्ट करने की जरूरत है सरकार के सामने। इंश्योरेंस बढ़ते हुए टोल टैक्स बढ़ते जा रहे हैं, डीजल पेट्रोल को और सीएनजी जीएसटी के दायरे में ला करके इसके डीजल की रेट के ऊपर कंट्रोल करने की जरूरत है। अभी आज देश में ड्राइवरों की बहुत कमी है, इसके ऊपर भी सरकार को कुछ ध्यान लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम ड्राइवरों के बारे में नहीं सोचेंगे आगे आने वाले समय में हमको ड्राइवर नहीं मिलेंगे। इसलिए अभी युवा पीढ़ी से विछुड़ती जा रही है और इनको अगर सुविधाएं मिलेंगी तो ड्राइवर भी आएंगे और ट्रांसपोर्ट व्यवसाय की इसमें बढ़ोतरी होगी। मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि भाई हम जो भाई आर.के. शर्मा जी ने हमारे को अवसर दिया है, हमको इनके कंधे से कंधा मिला के इनका साथ देना चाहिए और इनको पूरी तरह सहयोग करना चाहिए। हम ये गारंटी देते हैं जो भी हमारे लायक काम होगा 24 घंटे हमको उत्तराखंड के लिए आप कभी भी फोन कर सकते हैं, कभी बात कर सकते हैं, हम तत्पर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। आप कर लोगे बोलो अब ये अधिक तालियां होनी चाहिए। अभी मैं एक गाजियाबाद ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के हमारे सुल्तान गुर्जर जी हैं, बहुत मेहनत करते रहते हैं, तो उनका स्वागत है, अभिनंदन है सुल्तान गुर्जर जी। और हम एक लीगल राय की बात करते थे, यादव साहब, दिनेश जी आपके याद होगा हमने लीगल राय की जो बात की हुई थी, उसमें पंकज शर्मा जी एडवोकेट हैं हमारे, पंकज वो भी आए हैं, उनका स्वागत है। पंकज शर्मा जी को कहना चाहूंगा कि वो आए और अपना स्थान ग्रहण करें। और इसके साथ साथ गोवा, देश का सबसे सुंदर सिटी है गोवा, उसके प्रेसिडेंट सबसे लेट आए हैं गणेश शर्मा जी, क्योंकि उनकी फ्लाइट की अभी आई होगी, उनका भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अपने प्रोग्राम में जो एसीपी साहब को ब्रीफ किया था, सेठी साहब ने भी, हमने भी, कि ये जो प्रोग्राम है ये राष्ट्रीय अधिवेशन है, इसमें आज 18 प्रदेश के लोग, अलग अलग प्रदेशों के लोग हमारे यहाँ पे आए हुए हैं, इसलिए यहाँ पर आगे पीछे हो जाते हैं क्योंकि डिस्टेंस भी है, मौसम भी है, शादियों का टाइम भी है। अब हम विधिवत शुरुआत करें क्योंकि हमारे मुख्य अतिथि आ गए हैं, कुछ लोग और हैं, आ जाएंगे, पाइपलाइन में है। मैं अनिल भारद्वाज जी से कहूंगा। बहुत ही बढ़िया शर्मा जी, आपने जिस तरीके से संगठित किया लोगों को बहुत ही सराहनीय है और इस कार्य के धन्यवाद।